बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेख सेहत विजन। इस चैनल पे हमने स्टार्ट किया है BSN 4 सेमेस्टर के लेक्चर्स। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो आर्थोपेडिक नर्सिंग HN2 के यूनिट 1 की 3 वीडियोस हमने अपलोड की है और इसमें हमने सारा ही यूनिट जो है वो कंप्लीट किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिसन डिजीज़। हमने एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया। एंडोक्राइन सिस्टम में एडिसन डिजीज़ आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। एडिसन डिजीज़ कौन सी डिजीज़ है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास किडनी और किडनी में जो पार्ट है वो है एड्रीनल कॉर्टेक्स। कौन सी पार्ट? एड्रीनल कॉर्टेक्स। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम इतना नहीं है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स, अगर पैथोफिजियोलॉजी हम समझे स्टार्ट से, तो हाइपोथैलेमस से मैसेज आ जाता है, हाइपोथैलेमस से मैसेज आ जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करता है कॉर्टिकोट्रोपिन। यह आ जाता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, सही। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH रिलीज़ होकर वो आकर किडनी की एड्रीनल कॉर्टेक्स पे अपना काम करता है। कौन सी? एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। और एड्रीनल कॉर्टेक्स पे यह 2 हार्मोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक को कहते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड, और दूसरों को कहते हैं मिनरलोकार्टिकॉइड। क्या? मिनरलोकार्टिकॉइड, ठीक है। ये आप लोगों को पता है होगा कि एड्रीनल कॉर्टेक्स में हमारे पास 3 रीजन है। क्या? 3 रीजन है। एक है फेसिकुलेटा, दूसरा है ग्लोमेरुलस, और तीसरा जो है वो अभी मैंने बोला है, लेकिन वो एंड्रोजन सिक्रीट करता है। फेसिकुलेटा हमारे पास ग्लूकोकार्टिकॉइड सिक्रीट करता है और दूसरा जो है वो मिनरलोकार्टिकॉइड सिक्रीट करता है, ठीक है। तो हमारे पास ग्लूकोकार्टिकॉइड और मिनरलोकार्टिकॉइड का काम क्या है? वो जाकर एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है। क्या? एल्डोस्टेरोन। ये कहाँ है भी? ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट ऑफ निफ्रॉन। कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट ऑफ निफ्रॉन पे। और एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? एल्डोस्टेरोन हमारे पास सोडियम रिटेंशन करता है। सोडियम क्या करता है? रिटेंशन करता है। जब सोडियम रिटेंशन होगा तो इसके साथ वाटर भी रिटेंशन होगा। जब हमारे पास बॉडी में सोडियम और वाटर की रिटेंशन ज़्यादा होगी तो क्या होगी? हमारे पास अल्टीमेटली BP क्या होगी? इंक्रीज होगी। और ये स्ट्रेस हार्मोन भी सिक्रीट करता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस सिचुएशन में सिक्रीट होता है। अभी हम बात करते हैं एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ ऐसा डिजीज़ है कि हमारे पास ग्लूकोकार्टिकॉइड और मिनरलोकार्टिकॉइड, उन दोनों का लेवल क्या होता है? डाउन हो जाते हैं। क्या होता है? डाउन हो जाता है। हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रॉपर काम नहीं करता। तो अगर ये प्रॉपर काम नहीं करता तो एल्डोस्टेरोन प्रॉपर काम नहीं करता, सोडियम रिटेन नहीं होगा तो बॉडी से सोडियम और वाटर जो है वो बाहर जाएगा, और जब सोडियम और वाटर बाहर जाएगा तो हमारे पास BP क्या होगा? डाउन हो जाएगा। और ये सब एडिसन डिजीज़ में हो सकते हैं, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस भी प्रॉब्लम हो सकता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में भी ये मसला आ सकता है, जहाँ भी मतलब है कि सब कुछ हर जगह ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्लाइड की तरफ। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब स्लाइड। एडिसन डिजीज़ इज़ अ क्रॉनिक एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली काज्ड बाय ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होते हैं और इसमें क्या होते हैं? इनसफिशिएंसी होते हैं। मोस्ट कॉमनली ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। एड्रीनल का हमारे पास ये एड्रीनोकॉर्टिकल की इंसफिशिएंसी, उसमें ग्लूकोकार्टिकॉइड और मिनरलोकार्टिकॉइड है। एटियोलॉजी
Causes of adrenal insufficiency include fungal infection, infectious disease such as tuberculosis, hemorrhage, metastatic disease, rarely therapy with drugs such as ketoconazole, phenytoin, and rifampicin, sudden withdrawal of steroid therapy, surgical removal of both adrenal gland of human immunodeficiency virus infection. मतलब यह है कि डिजीज़ की वजह से भी ये काज हो सकती है, मेडिसिन की वजह से भी ये काज हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी काज हो सकते हैं, वायरस की वजह से भी, पंजाई की वजह से भी, ठीक है, और अदर हेमोरेज या मेटास्टेटिक या ट्यूमर वगैरह की वजह से भी ये काज हो सकती है। लेकिन मेन क्या काज होंगी? कॉर्टिक्स, एड्रीनल कॉर्टिक्स में मसला आ सकता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में भी मसला आ सकता है, हिपोथैलेमस में भी, सब कुछ जहाँ भी मसला आ जाता है तो हमारे पास ये एडिसन डिजीज़ काज हो सकती है। लेकिन अगर मेडिसिन में हम बात करें तो उसमें कीटोकोनाजोल है, फिनोटाइन है, रिफाम्पिसिन है। रिफाम्पिसिन एंटी ट्यूबरकुलोसिस, फिनोटाइन एंटी एपिलेप्टिक और कीटोकोनाजोल एंटी फंगल, और इसके साथ साथ स्टेरॉइड की विथड्रॉवल इफेक्ट, ये थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे फिर। और सर्जिकली अगर हमने एड्रीनल ग्लैंड रिमूव किया है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरल कार्टिकॉइड सिक्रीशन कम होंगी और डिजीज़ काज होंगी एडिसन। तो ये सब क्या है, उसके कॉजेस है, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी, एडिसन डिजीज लीड टू इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म, इनएबिलिटी टू मेंटेन नॉर्मल ग्लूकोज लेवल एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसके साथ साथ ये ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मल नहीं होगा और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर हमारे जिस्म से सोडियम जो है बाहर निकला, क्या होगा? सोडियम बाहर निकला, सोडियम बाहर आउट, तो हमारे पास जो है पोटाशियम लेवल क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना होना चाहिए। तो हमारे पास जो एडिसन डिजीज़ है उसमें हाइपरकैलेमिया होगा, ठीक है। और impaired inability to maintain normal glucose level and fluid and electrolyte imbalance, primary insufficiency result from low level of glucocorticoid and mineralocorticoid, secondary insufficiency result from inadequate pituitary secretion of corticotropin। अगर ग्लूको या मिनरल एड्रीनल कॉर्टेक्स में मसला है तो प्राइमरी प्रॉब्लम है, अगर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में मसला है तो सेकेंडरी प्रॉब्लम है, और अगर हाइपोथैलेमस में मसला है तो फिर ये प्रॉब्लम क्या है? टर्शरी प्रॉब्लम है, ठीक है। लैक ऑफ कार्टिसोल और ग्लूकोकार्टिकॉइड डिमिनिश ग्लूकोन्यूजिनेसिस, डिक्रीज लेवर ग्लाइकोजन, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यू टू इंसुलिन। एक और बात, हमारे पास कार्टिसोल नहीं है, ग्लूकोकार्टिकॉइड नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा? ग्लूकोन्यूजिनेसिस नहीं होगी, और अगर ग्लूकोन्यूजिनेसिस नहीं होगी तो हमारे पास लीवर में जो ग्लाइकोजन है वो कम होगी। क्यों कम होगी? यही ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, और फिर हमारे पास पेरिफेरल टिश्यू में जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, और वो बहुत ज़्यादा जो है ग्लूकोज अपने लिए लेके आएगी, तो हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ हमारे पास सिंपल में आप लोगों को यहाँ पढ़ाता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास लीवर क्या काम है, लीवर में हमारे पास क्या मसला है। लीवर में हमारे पास है, लीवर में ग्लाइकोजन, क्या है? ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागॉन। तो फिर ये ग्लूकोज क्या होंगी? ज़्यादा होंगी, और इसके साथ साथ एक और, सेल्स को बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो ये बहुत सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होंगे और सारा ग्लूकोज इसके अंदर, सेल के अंदर जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ फिर क्या होंगी? ग्लूकोज की लेवल क्या होंगी? कम होंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। तो फिर हमारे पास कौन सी डिजीज़ का हो सकती है? हाइपोग्लाइसीमिया। और एक और बात, ग्लूकोन्यूजिनेसिस क्या है? ग्लूकोन्यूजिनेसिस ये है कि हमारे पास प्रोटीन से जो ग्लूकोज बनता है, क्या? प्रोटीन से जो ग्लूकोज बनता है तो वह नहीं बनता, यहाँ ये क्रॉस हो गया, ये नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो ये यहाँ फिर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तो ये यहाँ ग्लूकोज का लेवल, और यहाँ भी तो हाइपोग्लाइसीमिया हो। सिर्फ लीवर से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो, लीवर में जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में सिर्फ कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके लिए सेल की सेंसिटिविटी इसकी वजह से इंक्रीज़ होती है, तो अपनी तरफ बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो है मतलब खींचते हैं अपनी तरफ, तो हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड में हमारे पास क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया होगी, ठीक है।
Primary result from low level of glucocorticoid mineral and secondary insufficient result in inadequate efficiency, lack of cortisol, glucocorticoid, diminished gluconeogenesis, decreased liver glycogen and increased sensitivity of peripheral tissue to insulin। ये हो गया, ठीक है। अभी लेक ऑफ एल्डोस्टेरॉन ये पहले मैंने आपको लोगों को बताया, ड्यू टू मिनरलोकार्टिकाइड डिक्रीज द बॉडी एबिलिटी टू रेगुलेट सोडियम पोटाशियम इन वाटर बैलेंस। लो लेवल ऑफ एंड्रोजेंस की लेवल भी कम हो गया, तो इसकी वजह से क्या होंगी, लिबिडो काज होंगी। लिबिडो मतलब इम्पोर्टेंस होंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम होंगी, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन में, सेक्स में प्रॉब्लम होगी। ये सब क्या है, कौन सी वजह से, किस वजह से है, ये हमारे पास एंड्रोजन और मिनरलोकार्टिकाइड की वजह से, ठीक है। because cortisol is required for normal stress response, patient with cortisol insufficiency cannot withstand surgical stress, trauma or infection। एक और बात, हमारे पास स्ट्रेस के लिए कौन सी हार्मोन चाहिए, कार्टिसोल। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि कार्टिसोल सिक्रीशन सही नहीं है, तो फिर स्ट्रेस, ट्रामा और इन्फेक्शन ये सब क्या काज हो सकती है, ठीक है, आसानी से। अब हम आते हैं साइन सिम्टम की तरफ। अगर आप लोगों को पैथोफिजियोलॉजी समझ आ गया हो तो साइन सिम्टम बहुत इजी होगी। सैंपल मैं थोड़ा सा यह एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास ग्लूकोकार्टिकाइड मिनरलोकार्टिकाइड सिक्रीशन नहीं है, तो हमारे पास सोडियम लेवल आउट, तो हाइपोनेट्रीमिया होगा ना, क्या होंगी, हाइपोनेट्रीमिया होंगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर सोडियम आउट है तो पोटाशियम अंदर ज़्यादा है, क्या ना, ज़्यादा है तो एन ज़्यादा है, तो हाइपरकेलीमिया होंगी, क्या होंगी, हाइपरकेलीमिया। एक और बात, बीपी क्या होंगी, डाउन होंगी। क्यों बीपी डाउन होंगी, इसलिए बीपी डाउन होंगी कि हमारे पास क्या हो गया, वो सारा जो फ्लूइड है वो बाहर गया, तो बीपी क्या होंगी, डाउन होगी, ठीक है। ये एक और बात, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर बीपी डाउन है तो फटीग होंगी और इसके साथ साथ लेथार्जी होंगी वगैरह, ये सब क्या होंगी, उसमें होंगी। एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे पास एंड्रोजन की लेवल कम है तो क्या होंगी, स्ट्रेस होंगी, क्या होंगी, स्ट्रेस होंगी, ठीक है। ये सब क्या है, और इसके साथ साथ अगर बीपी डाउन है मतलब डिहाइड्रेशन होंगी। नंबर 6 क्या होंगी, डिहाइड्रेशन होंगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आम सी थोड़ा सा ये हमने पढ़ा, और अभी यहाँ आकर पढ़ते हैं कि स्लाइड में क्या है। तो पेशेंट में है अ हिस्ट्री ऑफ फटीग, मसल वीकनेस एंड वेट लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी से जो है सारा सब कुछ निकला तो वेट लॉस तो ज़रूर होगा। द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में अफियर ब्रोन्स फ्रॉम इंक्रीज लेवल ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज़ हुआ तो इसकी वजह से ब्रोंजी स्किन होगी। क्या, ब्रोंजी स्किन। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रोंजी स्किन कौन सी डिजीज़ में होंगी, तो एडिसन में होंगी, ठीक है। जीआई इफेक्ट में इंक्लूड न्यूरोक्सिया, वोमिटिंग एंड डायरिया, ये होगी। अदर इफेक्ट में इंक्लूड डिहाइड्रेशन होगी, हाइपरकेलीमिया होगी, हाइपोग्लाइसीमिया, ये इंपॉर्टेंट है। हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होंगी, ऑलरेडी हमने पढ़ा पहला कि क्या हो जाए, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं है और इसके साथ साथ सेल जो है उसके सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ ग्लूकोज मतलब है कि सिक्रीशन वगैरह ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया ऑलरेडी हमने पढ़ा, हाइपोटेंशन ऑलरेडी पढ़ा, एंड लॉस ऑफ एक्सिलरी एक्सट्रीमिटी एंड प्यूबिक हेयर, ये एंड्रोजन की वजह से लॉस ऑफ एक्सिलरी एक्सट्रीमिटी एंड प्यूबिक हेयर। अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आप लोगों को मैं पहला यह पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन में हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट करें, क्या, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास क्या, पोटाशियम के लेवल क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, हाइपरकेलीमिया होगी, और सोडियम की लेवल क्या होगी, डाउन होगी, ठीक है। और बी भी हमारे पास क्या होंगे, डाउन होंगी। हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ अगर हम अल्ट्रासाउंड करें तो उसमें भी एड्रीनल ग्लैंड थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। और ये सब यहाँ हमने पढ़ा। और इसके लिए स्ट्रेस एक टेस्ट है डेक्सा के ज़रिए हम करा सकते हैं, कशिंग सिंड्रोम के लिए वो करा सकते हैं, ठीक है।
तो फिर हम इसमें डिफरेंशिएशन कराते हैं, लेकिन वो बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। अभी हम स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में शो लेवल ऑफ प्लाज्मा एंड यूरिन कार्टिसोल एंड एलिवेटेड लेवल ऑफ प्लाज्मा कार्टिकोट्रोपिन एज वेल एज हाइपरकैलेमिया। कार्टिकोट्रोपिन लेवल सिर्फ इंक्रीज़ होगी और हाइपरकैलेमिया होगी, हाइपोनेट्रीमिया होगी, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब ल्यूकोसाइट की लेवल डाउन होगी, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लेवल के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगी। ये इसलिए होगी कि हमारे पास क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया है। क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया है, ग्लाइसीमिया बॉडी में ग्लूकोज की लेवल क्या है, डाउन है, ग्लूकोज की लेवल क्या है, कम है, ठीक है। ग्लूकोज की लेवल अगर कम है, हाइपोग्लाइसीमिया है, तो फिर हमारे पास लिपिड सिंथेसिस की होती है, लिपिड्स की ब्रेक डाउन होती है, और लिपिड से हमारे पास क्या बनते हैं, एसाइल ग्लिसरॉल और एसिटिक एसिड और वगैरह, ये भी उसमें बन सकते हैं, एसिटिक एसिड, और ये हमारे पास क्या है, एसिड है ना। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होंगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होंगी। क्या होंगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि लिपिड की वजह से, और हमारे पास ग्लूकोज की लेवल कम है इसके वजह से, ठीक है। और इन कार्टिकोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग टेस्ट प्लाज्मा कार्टिकोट्रोपिन लेवल में नॉट इंक्रीज इन रिस्पांस टू आईवी कार्टिकोट्रोपिन, ठीक है। ये अब हम आती है ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट बहुत इजी है, सिंपल मैं आप लोगों को यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में हम स्लाइड पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे, तो ट्रीटमेंट में हमारे पास पहला जो ऑप्शन है, तो हमने पढ़ा कि बीपी क्या होंगी, डाउन होंगी, हाइपोवोलेमिक शॉक होंगी, एंड डिहाइड्रेशन है इस पेशेंट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्लूइड बैलेंस, हम उसको क्या देंगे, फ्लूइड बैलेंस देंगे, ठीक है। नंबर 2, हमारे पास हमने पढ़ा कि इसमें स्टेरॉइड की लेवल कम होगी, तो हम इसको क्या देंगे, स्टेरॉइड देंगे, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 हमने पढ़ा कि जीआई अपसेट हुआ है इस पेशेंट को, ठीक है, डायरिया वगैरह हुआ है, तो इसके लिए भी हम एंटी डायरिक मेडिसिन देंगे, ठीक है। ये सब हम उसको देंगे, ये ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो है मतलब है कि फिर इसमें एडिशन क्राइसिस भी आ सकता है, तो इसमें क्या देंगे। तो अभी स्लाइड की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ रिप्लेसिंग ग्लूकोकार्टिकाइड एंड मिनरलोकार्टिकाइड, कार्टिसोन इज गिवन इनटू डेली डोज, कार्टिसोन डेली हम उसको को देंगे, यूजुअली अराइजिंग एट 6 PM एंड मिमिक द बॉडी डायर्नल वेरिएशन डज एन इंक्रीज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस है तो कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे। ट्रीटमेंट आल्सो इंक्लूड प्रिवेंशन ऑफ एड्रीनल क्राइसिस। एड्रीनल क्राइसिस में क्या है, हमारे पास बीपी बहुत ज़्यादा कम होता है और हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट जाता है, तो हम एड्रीनल क्राइसिस को प्रिवेंट करना है, विच में डेवलप आफ्टर ट्रॉमा, इन्फेक्शन और जीआई अपसेट। प्रिवेंशन रिक्वायर कंसिस्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी विद एब्रप्ट विथड्रॉल। ट्रीटमेंट ऑफ क्राइसिस रिक्वायर इमीडिएट रिप्लेसमेंट सोडियम वाटर एंड कार्टिसोन, ये तीनों चीज़ें बहुत चाहिए इस पेशेंट को। एड्रीनल हीमोरेज आफ्टर सिप्टिसीमिया इज़ अ रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एडिसन डिजीज़, ये सिप्टिसीमिया भी हो सकती है, ठीक है, तो उसकी भी ख्याल रखना चाहिए। तो हमें इससे अंदाज़ा हुआ कि इस पेशेंट को इसके साथ साथ चौथी नंबर पर एक और चीज़ देता है, वो दे सकती है, वो है एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक भी देंगे, ठीक है, और स्टेरॉइड भी देंगे, वेजोप्रेसर, एग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी एंड आईवी वेजोप्रेसर एंड मैसिव डोज ऑफ स्टेरॉइड। आईवी वेजोप्रेसर का क्या मतलब है, ये मेडिसिन हम क्यों देता है, ठीक है। आईवी वेजोप्रेसर हम इसलिए देते हैं, आईवी वेजोप्रेसर, ताकि वो हो जाकर हमारे पास एडीएच सिक्रीट करे, एडीएच की लेवल क्या करे, इंक्रीज करे, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये क्या करेंगे, वाटर बैलेंस, वाटर क्या करेगा ये वाटर मेंटेन करेगा, तो इसके वजह से हम इसको आईवी वेजोप्रेसर दे सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन, तो नर्सिंग इंटरवेंशन में हमें सबसे पहले क्या
कंट्रोल करना चाहिए? सबसे पहले हमें कंट्रोल करना चाहिए इसकी डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, नाजिया, वोमिटिंग, फटीग, टेकिकार्डिया, कन्फ्यूजन वगैरह ये सब है ना। एडिसन क्राइसिस का ख्याल रखना चाहिए। तो मॉनिटर द पेशेंट फॉर साइन एंड सिम्टम एड्रीनल क्राइसिस सच इज फीवर, चेंज इन GI फंक्शन विच में अल्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज सोडियम इन कार्टिसोल लेवल विद इंक्रीज पोटाशियम लेवल विच में सिग्नल इन इम्पेंडिंग क्राइसिस। आज डायरेक्ट बात है कि बॉडी से सोडियम निकलेगा और पोटाशियम ज़्यादा होगा। डिहाइड्रेशन, हेडेक, हाइपोटेंशन, नाजिया, severe fatigue, tachycardia and confusion. Ensure strict adhere to the medication schedule to prevent crisis. Decrease environmental stressor as much as possible. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ख़त्म करना है। और ये भी जो हमने अगर डिजीज़ अच्छी तरीके से पढ़ी तो नर्सिंग इंटरवेंशन फिर हमारे लिए ईजी हो सकती है। ठीक है, टीच द पेशेंट इज फैमिली हाउ टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एडिसन डिजीज़ बाय न्यू रिमिटिंग अ डोज ऑफ मेडिकेशन, नोटिफाइंग द प्रैक्टिशनर इफ द पेशेंट कैन नॉट टेक द मेडिकेशन, अवॉइडिंग अनडू स्ट्रेस एंड वेयरिंग मेडिकल आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट। ये बहुत अहम बात है कि मेडिकल आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट चाहिए, और अगर ये मेडिसिन न लेगा तो ये क्राइसिस में जा सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए इसके हवाले से। एंड स्ट्रेंथ ये फैमिली को बताना है। ठीक है, एंड स्ट्रेक द पेशेंट इन हिज फैमिली टू रिपोर्ट एनी सिम्टम ऑफ एड्रीनल क्राइसिस टू अ प्रैक्टिशनर, कि अगर कोई भी रिपोर्ट है एड्रीनल क्राइसिस की तो वो डायरेक्ट प्रैक्टिशनर को बताएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम हमारे पास क्या है? ठीक है, तो इससे पहले हमने एडिसन डिजीज़ पढ़ा। इसमें हमारे पास ग्लूकोकार्टिकाइड और मिनरलोकार्टिकाइड की सिक्रीशन क्या है? कम हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ग्लूकोकार्टिकाइड ग्लूको एंड मिनरलो इंक्रीज़ होगा और मिनरलोकार्टिकाइड दोनों क्या होंगी? इंक्रीज़ होंगी। या ट्यूमर हुआ है या कोई और मसला है तो इसकी वजह से ये हमारे पास क्या होंगी? कुशिंग सिंड्रोम होंगी। तो कुशिंग सिंड्रोम में हमारे पास एड्रीनल कार्टेक्स से ज़्यादा ग्लूको और मिनरलोकार्टिकाइड सीक्रेट होगा। इसकी जैसे हमारे पास सोडियम का रिटेंशन ज़्यादा होगा। अगर सोडियम का रिटेंशन ज़्यादा होंगी तो H2O वाटर की भी रिटेंशन ज़्यादा होंगी, तो हमारे पास BP क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज़, पोटाशियम की लेवल क्या होंगी? डाउन होंगी। एक और बात, इस पेशेंट में हमारे पास बफेलो हम्प होंगी, बफेलो हम्प। ठीक है, और इसके साथ मून फेस होंगी। क्या होंगी? मून फेस होंगी। ये कशिंग सिंड्रोम में आम सी क्या है? साइन सिम्टम है। ठीक है, तो ये होंगी। तो इस पेशेंट स्टेरॉइड से बिल्कुल दूर रहना है क्योंकि इसमें कार्टिसोन की लेवल क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कशिंग सिंड्रोम में थोड़ा सा हम बात ही हमने पहले से पढ़ा। ठीक है, अभी स्लाइड में क्या है? कशिंग सिंड्रोम इज हाइपर फंक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स caused by ओवर abundance of cortisol. It is classified कार्टिकोट्रोपिन डिपेंडेंट और कार्टिकोट्रोपिन इंडिपेंडेंट, या कार्टिकोट्रोपिन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट दो में क्लासीफाई है। विद कार्टिकोट्रोपिन डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम कार्टिकल हाइपर फंक्शन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव corticotropin secretion by the pituitary gland. In 80% of the case, excessive corticotropin secretion is related to a pituitary
एडिनोमा। ये बात याद रखिए कि 80% हमारे पास ये किस वजह से है, पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से है। ठीक है, फिर कार्टिकोट्रोपिन इंडिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम, कार्टिकल हाइपर फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कार्टिकोट्रोपिन रेगुलेशन। ये कार्टिकोट्रोपिन रेगुलेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, इंडिपेंडेंट है और वो डिपेंडेंट थी। हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल आर कॉज्ड बाय अ न्यूप्लाज्म इन एड्रीनल कॉर्टेक्स आर आइसोलेट सेल ट्यूमर्स। हाई लेवल ऑफ मतलब है कार्टिसोल या हमारे पास ये क्या न्यूप्लाज्म की वजह से या सेल ट्यूमर की वजह से वगैरह ये हो सकती है। काज क्या है, कशिंग सिंड्रोम में भी काज्ड बाय एबनॉर्मल कार्टिसोल प्रोडक्शन और एक्सेसिव कार्टिकोट्रोपिन स्टिमुलेशन स्पॉन्टेनियसली और लॉन्ग टर्म ग्लूकोकार्टिकॉइड सच एज प्रेडनिसोन। लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड यूज़ होने की वजह से, ट्यूमर होने की वजह से स्पॉन्टेनियसली भी हो सकती है और एट्रोजेनिक भी हो सकती है। ठीक है, For patient with this disorder, excessive cortisol lead to excessive glucose production and interfere with the cell ability to use insulin. Sodium retention, potassium excretion and protein breakdown आकर body fat। ये एक और चीज़ यहाँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इजाफी चीज़ वो ये है कि हमारे पास एडिसन डिजीज़ में ग्लूकोन्यूजिनेसिस कम होता था और यह हमारे पास ग्लूकोन्यूजिनेसिस क्या होंगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा प्रोटीन से ज़्यादा ग्लूकोज बनेगी। क्या, ग्लूकोज हमारे पास प्रोटीन से ज़्यादा बनेगी जिसकी वजह से हमारे पास क्या होंगी, इस पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया होंगी, हाइपरग्लाइसीमिया भी होंगी इस पेशेंट में। ठीक है, तो ये बात याद रखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, for a patient with disorder excessive cortisol lead to excessive glucose production and interfere with the cell ability to use insulin. Sodium retention, potassium excretion and protein breakdown occur. Body fat is redistributed from arm and leg to the face. तो हमारे पास जो पैट्स है वो आर्म और लेग से क्या कहा आ जाएगा, पेस की तरफ आ जाएगा और इसकी वजह से इम्यून पेस होगा। ठीक है, शोल्डर, ट्रंक एंड एब्डामिन एंड द इम्यून सिस्टम बिकम लेस इफेक्टिव टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। और इस पेशेंट में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होंगी, इन्फेक्शन इस पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन होंगी। ठीक है, ये बात याद रखिए। साइन सिम्टम्स, मसल वीकनेस एंड एट्रोफी में एकम्फिनेट। एक और बात, हमारे पास एडिसन में वेट लॉस हुआ और इसमें क्या है, वेट गेन है। क्यों वेट गेन है, क्योंकि सारा जो लिपिड्स है वो पेस, ट्रंक्स वगैरह इसकी तरफ और एब्डामिन में भी आएगा। ठीक है, गाइनोकोमेस्ट्रिया भी इस पेशेंट में होगी, अभी पढ़ती है। ठीक है, तो may be accompanied by fat deposit in the trunk, abdomen over the upper back, buffalo hump and pace, moon pace. Skin change may include acne, bruising, facial flushing, hyperpigmentation, striae, thinning of the skin। ये क्या है, यह हमारे पास जो स्किन है इस पर थोड़ा सा ऐसा निशान वगैरह आएगा तो उसको स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन होती है। गाइनेकोमेस्ट्रिया में आकर इन मीन क्लैटरल एनलार्जमेंट, क्लेटोरल एनलार्जमेंट, क्लेटोरस जो है फीमेल है, एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज इन वुमेन। अदर इफेक्ट में इंक्लूड एरिथमिया, एडिमा, इमोशनल लेबिलिटी, जीआई डिस्टर्बेंस, हेडेक, हिर्सुटिज्म, इन्फेक्शन, वर्टिब्रल फ्रैक्चर एंड वेट गेन। ठीक है, ये क्या है, उसकी साइन सिम्टम है। अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन में एक टेस्ट है, उसको कहते हैं डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। क्या, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। उसमें हम पेशेंट को क्या, डेक्सा इंजेक्शन लगाती है, मतलब है कि डेक्सा देती है। ठीक है, तो इसकी वजह से उसको क्या कहते हैं, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। एंड यूरिन फ्री कार्टिसोल टेस्ट आर स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, यूरिन फ्री कार्टिसोल टेस्ट और ये क्या, कशिंग सिंड्रोम के लिए यूज़ हो सकती है। लेबोरेटरी टेस्ट में शो कोगुलोपैथीज, hyperglycemia, hypokalemia, hypernatremia, increased aldosterone and cortisol level and suppress plasma corticotropin level। ये हमने हर एक की पैथोफिजियोलॉजी पीजी पढ़ा। ठीक है, सीटी स्कैन और एमआरआई में शो अ ट्यूमर। ठीक है,
ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आएंगे तो सबसे पहले एवॉइड कार्टिकोस्टेरॉइड जो एवॉइड करना है। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़, हमारे पास इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, ये अभी हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है, द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉर्मल कार्टिसोल एक्टिविटी को नॉर्मल करना है। सर्जरी इज़ यूज्ड इफ ट्यूमर इज काजिंग कार्टिकोट्रोपिन रिलीज, अगर कोई ट्यूमर है वगैरह इसकी वजह से कार्टिकोट्रोपिन रिलीज होता है तो फिर सर्जरी भी है। फॉर अ कन्फर्म पिट्यूटरी ट्यूमर ट्रांसपिनाइडल रिसेक्शन इज रिकमेंडेड फॉर सस्पेक्टेड पिट्यूटरी ट्यूमर, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है, ठीक है, तो वहाँ हम कौन सी सर्जरी कर सकते हैं, स्पिनाइडल रिसेक्शन सर्जरी कर सकते हैं, ट्रांसपिनाइडल रिसेक्शन, ठीक है। फॉर अ कन्फर्म एड्रीनल कार्टिक्स ट्यूमर, अगर एड्रीनल कार्टिक्स में ट्यूमर है तो बाइलेटरल एड्रेनोलेक्टोमी में भी डन, ये भी हो सकती है, ठीक है। आफ्टर सर्जरी द पेशेंट रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग कार्टिकोस्टेरॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट, अगर हमने एड्रीनल कार्टिक्स या मतलब है कि एड्रीनल कार्टिक्स रिमूव किया तो मतलब है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट नहीं होगा तो फिर हम उसको रिप्लेसमेंट देंगे, ठीक है, फिर क्या होंगी, रिप्लेसमेंट होंगी। ड्रग थेरेपी इज़ यूज समथिंग एल्स इज काजिंग कार्टिकोट्रोपिन रिलीज, ग्लूटामाइड, ये बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब है ड्रग्स है, ये याद रखना है हमें। अमाइनोग्लूटामाइड, माइटोटेन एंड ट्राइलोस्टेन इंटरफेयर विद एड्रीनल हार्मोन सिंथेसिस और कार्टिकोट्रोपिन प्रोडक्शन, ब्रोमोक्रिप्टेन एंड सेफ्रोहेप्टेडीन इंटरफेयर विद कार्टिकोट्रोपिन सिक्रीशन, ठीक है, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सच एज कार्टिसोन, डेक्सामेथासोन एंड प्रेडनिसोन ट्रीट कॉन्जेनिटल एंड एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। तो ये हमारे पास ड्रग है, तो ये ड्रग्स हमें याद करना चाहिए कि कौन सी ड्रग इसमें यूज़ हो सकती है, ठीक है। अगर नर्सिंग इंटरवेंशन की बारे में हम पढ़ेंगे तो एनकरेज द पेशेंट टू एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट अल्टर बॉडी इमेज, प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी रिलेटेड टू लॉस ऑफ बोन मैट्रिक्स एंड एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटेनिंग अ सेफ एनवायरनमेंट, टीचिंग हिम how to use walker or cane, encouraging the use of well-fitting shoes or slipper and attending the complaint of lower back pain or joint pain। ये तो आम सी एजुकेशन की बात ही है कि ये करना है। protect the patient from injury related to easy bruising and routine washing by avoiding unnecessary venipuncture, using proper tape or dressing changes, avoiding over and flash and of the blood pressure cuff, keeping the skin clean and dry and using skin clean और dry क्यों चाहिए, ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, क्योंकि इसको इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। एंड यूजिंग अ cannulated foam mattress, a water mattress or an air bed for patient with skin breakdown से ये चीज़ें वगैरह चाहिए, ठीक है। तो ये पेशेंट को चाहिए, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन में और प्रोवाइड केयर रिलेटेड टू लिमिटेड मोबिलिटी एंड मसल वीकनेस रिजल्टिंग, मसल वीक है क्योंकि सारा वेट जो है वो बीच में चला गया है, फ्रॉम प्रोटीन कैटाबॉलिज्म भी हुआ है क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है कुशिंग सिंड्रोम में। फ्लेयरिंग रेस्ट पीरियड, एनकरेजिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज और डेली मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड रेफरिंग द पेशेंट फॉर फिजिकल थेरेपी इफ नीडेड, प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन रिलेटेड टू decrease immune function by using strict aseptic technique when appropriate and discouraging ill family members from visiting the patient। तो ये हो गया हमारे पास। प्रोवाइड पोस्ट ऑपरेटिव केयर आफ्टर एड्रीनलेक्टोमी, अगर एड्रीनल ग्लैंड हमने रिमूव किया तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या है, इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग वाइटल साइन, क्योंकि वाइटल साइन क्या होंगी, जाहिर सी बात है कि बीपी डाउन हो सकती है अगर आपने एड्रीनल ग्लैंड रिमूव किया। फ्रीक्वेंटली इंश्योरिंग एडिक्वेट पेन रिलीफ एंड फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट एंड मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि अगर आपने एड्रीनल ग्लैंड रिमूव किया तो उसकी वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है सिक्रीट नहीं होगा और हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। एंड साइन ऑफ एड्रीनल क्राइसिस मतलब है हाइपोवोलेमिक शॉक।
Administer replacement medication prescribed and familiar with adverse effects. Suggest the patient wear a medical identification bracelet. ये एडिसन क्राइसिस में भी हम मेडिकल आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट लगा सकते हैं और इसमें भी अगर एड्रेनलेक्टोमी हुए हैं, ठीक है। टीच द पेशेंट एंड हिज फैमिली अबाउट द डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कशिंग सिंड्रोम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायबिटीज इंसिपिडिस इन SIADH, सही, SIADH इन डायबिटीज इंसिपिडिस, DI क्या है, DI एंड SIADH, ठीक है। DI डायबिटीज इंसिपिडिस, इसमें क्या है, ठीक है। ये इसको डायबिटीज़ क्या है, डायबिटिक इसलिए इसको कहती है कि इसमें एक साइन सिम्टम जो है वो जो है डायबिटिक पेशेंट के साथ मिलता जुलता है। और वह साइन सिम्टम्स क्या है, वो साइन है फॉलीयूरिया, क्या है, फॉलीयूरिया। इस पेशेंट में यूरिन बहुत ज़्यादा होंगी। क्यों उसमें यूरिन बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि उसमें एक हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होती है, क्या से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। वो हार्मोन क्या है, उसका नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन का क्या काम है, उसका काम है रिटेंशन ऑफ वाटर इन द बॉडी। ये बॉडी में क्या करता है, रिटेंशन ऑफ H2O। ये H2O की क्या करते हैं, रिटेंशन करता है। तो ये हार्मोन प्रॉपर सिक्रीट नहीं हुआ, इस हार्मोन का प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता, तो इसकी वजह से हमारे पास रिटेंशन ऑफ H2O नहीं होता और वाटर क्या होते, रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो फिर वाटर बॉडी से क्या होते हैं, रिमूव हो जाता है। जब वाटर रिमूव हो जाता है बॉडी से, तो हमारे पास इंटरनली क्या होंगी, इंटरनली हमारे पास H2O की लेवल क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी। बॉडी में क्या होंगी, H2O कम होंगी। इसी तरह SIADH में हमारे पास एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH ये बहुत ज़्यादा मतलब है कि सीक्रेट होता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है तो हमारे पास यूरिन की जो लेवल है वो क्या होंगी, कम होंगी, और बॉडी में जो H2O है वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, ठीक है। बॉडी में अगर H2O ज़्यादा होंगी तो हमारे पास अंदर बॉडी में जो है डाइल्यूटेड क्या होंगी, डाइल्यूटेड H2O होंगी। और यहाँ क्या है, यहाँ पे बॉडी से H2O वगैरह रिमूव हो गया डायबिटीज इंसिपिडिस में, तो बॉडी में फिर क्या होंगी, डाइल्यूटेड नहीं होंगी, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब है इसकी ग्रेविटी फिर क्या होंगी, ज़्यादा होंगी बॉडी में बॉडी में अंदर क्या होंगी, उसमें जो है न्यूट्रिएंट वगैरह ज़्यादा होंगी, सोडियम पोटेशियम वगैरह जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा होंगी और H2O कम होंगी। इस केस में हमारी SIADH में हमारे पास H2O कम है, H2O ज़्यादा है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, उसमें डाइल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा कम है। तो ये उसमें मेन डिफरेंस है SIADH में और डायबिटीज इंसिपिडिस में। थोड़ा सा ये डायग्राम में हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या मसले हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। तो डायबिटीज इंसिपिडिस में ऑलरेडी हमने पढ़ा कि क्या है, पॉलीयूरिया है, ठीक है, और इसमें क्या है, नॉक्टोरिया भी हो सकती है, ठीक है। तो इससे पहले ये स्लाइड पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह शायद आप लोगों को समझ आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडिस इज़ अ डिफिशिएंसी ऑफ ADH। अगर ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी है तो यूरिन आउट जाएगा, क्योंकि ये एंटी डायरेटिक है, ये यूरिन कम करता है और वाटर एब्जॉर्ब करता है बॉडी में, ठीक है, रिजल्टिंग इन वाटर इम्बैलेंस डिफिशिएंसी। वेजोप्रेसिन
इज़ अ नेचुरल एडीएच सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, ठीक है। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस रिजल्ट फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजोप्रेसिन प्रोड्यूसिंग सेल। या कोई मसला पिट्यूटरी ग्लैंड में आ गया, या कोई जो वेजोप्रेसिन प्रोड्यूसिंग सेल है, मतलब एडीएच प्रोड्यूसिंग सेल है, उसमें कोई मसला आ जाएगी तो उससे डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस रिजल्ट विद द रीनल ट्यूब्यूल। सेंट्रल डायबिटिक इंसिफाइडस मसला क्या है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड में मसला है। और निफ्रोजेनिक डायबिटिस इंसिफाइडस मसला क्या है? किडनी में है, क्योंकि हमारे पास एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होकर कलेक्टिंग डक्ट पे अपना एक्ट करता है, इसकी वजह से, ठीक है। और सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन इज काज्ड बाय द रिलीज ऑफ एक्सेसिव एडीएच रिजल्टिंग इन वाटर रिटेंशन। अब हम पढ़ते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या है? सपोर्टिंग द पेशेंट ड्यूरिंग वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट। सबसे पहले वो डायबिटिस इंसिपिडस के लिए क्या है? वाटर रिमूव हो गया बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए डिहाइड्रेटेड ये पेशेंट होगा, तो इसके लिए वाटर चाहिए, ठीक है। ट्रीट अल्टर फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्सेसिव यूरिन आउटपुट by maintaining fluid and electrolyte balance, administering replacement therapy is prescribed, ठीक है। monitoring the patient for sign therapy related water intoxication। water intoxication किस वजह से है? क्योंकि हमारे पास जो है सिर्फ जो है इलेक्ट्रोलाइट रह गया और जो वाटर है वो बाहर गया है डायबिटिस इंसिपिडस में। नोटिफाइंग द प्रैक्टिशनर ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन यूरिन आउटपुट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप लोगों को पता है कि इसमें इसकी यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। वजह क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिन बाहर जा रही है, ठीक है। एंड ऑब्जर्विंग पेशेंट पर वाइटल चेंजेस, वाइटल साइन चेंजेस। वाइटल साइन में क्या चेंजेस होंगी? क्योंकि डिहाइड्रेशन होगी, वाटर बाहर हो गया। सच इज इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, क्योंकि बीपी हमारे पास डाउन है। तो ये क्या है उसमें? ये साइन सिम्टम्स है, इंटरवेंशन है। अगर SIADH है तो इसका मतलब है कि बॉडी में अंदर फ्लूइड ज़्यादा है। तो अगर अंदर फ्लूइड ज़्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट की लेवल कम होगी, ठीक है। तो इस पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। और डायबिटिस इंसिपिडस वाले पेशेंट को हमने क्या दिया? उनको हमें वाटर चाहिए, रिहाइड्रेशन चाहिए। ट्रीट अल्टर फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस रिलेटेड टू वाटर रिटेंशन बाय वेनिंग द पेशेंट एट द सेम टाइम डेली एंड रिपोर्टिंग वेट गेन्स और लॉस to the practitioner. monitor the patient for sign of water retention such as dyspnea, edema, hypertension and tachycardia। एडिमा क्यों होगी? अंदर फ्लूइड ज़्यादा है। हाइपरटेंशन क्यों होगी? अंदर फ्लूइड ज़्यादा है, ठीक है। डिस्पनिया ये होगी। और टेकिकार्डिया, ये बात याद रखिए कि टेकिकार्डिया हमारे पास डायबिटिस इंसिपिडस में भी है और SIADH में भी है, ठीक है। प्रोवाइड ओरल एंड स्किन केयर and reposition the patient frequently to prevent skin breakdown। skin breakdown से पेशेंट को बचाना है। teach the patient how to administer intranasal medication। और intranasal medication भी इस पेशेंट को चाहिए होंगी, तो इसलिए उनको टीच करना है, ठीक है। nursing intervention conserve energy for patient who is off often during the night to avoid drink कि नाइट के टाइम ड्रिंक नहीं लेना चाहिए डायबिटिस इंसिपिडस के लिए स्पेशली, ठीक है। इनकरेज शॉर्ट नैप, थोड़ा थोड़ा जो है चाहिए खाना। टू प्रिवेंट स्लीप डिप्रिवेशन, प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी रिलेटेड टू फटीग, वीकनेस, डिहाइड्रेशन, कन्फ्यूजन by providing safe environment, encouraging the weak patient to request assistance and walking to and from the bathroom, ठीक है। to and from the bathroom, teaching a patient to sit up gradually to prevent dizziness resulting from orthostatic hypotension। इसको orthostatic hypotension क्यों होंगी? क्योंकि अगर डायबिटिस इंसिपिडस है तो क्या हुआ? बॉडी से फ्लूइड निकला। एंड टेकिंग सीजर प्रिकॉशन भी इस पेशेंट को चाहिए। पारा पेशेंट विद लो सीरम सोडियम लेवल, अगर हमारे पास सोडियम लेवल क्या है? लो है ये हमारे पास, तो उसको सीजर प्रिकॉशन भी होना चाहिए, ठीक है। टीच द पेशेंट एंड फैमिली टू रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ डायबिटिस इंसिपिडस एंड SIADH। और ये हमें भी उसको बताना होगा कि ये SIADH और ये डायबिटिस इंसिपिडस की क्या है? साइन है, ठीक है।
अभी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस और सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस और SIADH में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हेड ट्रामा और सर्जरी की वजह से ये काज इसकी बात अगर करें तो हमारे पास सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, तो अगर इसमें हेड ट्रामा या सर्जरी हुआ है तो ये हो सकते हैं पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक ट्यूमर है या इंट्रासेरेब्रल कल्जन या इन्फेक्शन है। तो हमारे पास सेंट्रल जो है हमारे पास सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस काज हो सकती है, ठीक है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस सिस्टमिक डिजीज इन्वॉल्विंग किडनी सच एज मल्टीपल माइलोमा एंड सिकल सेल एनीमिया, किडनी उसमें इन्वॉल्व है, पॉलीसिस्टिक किडनी है, पॉलीनेफ्राइटिस है, मेडिकेशन या लिथियम या डीमिक्लोसाइक्लिन ये मेडिसिन अगर हम खाते हैं तो फिर हमारे पास नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस काज हो सकती है, ठीक है। और इसके पास SIADH सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर सच एज हेड ट्रॉमा इन्फेक्शन इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज और ट्यूमर, फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स इंक्लूडिंग कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, फिनोथायाजीन्स एंड ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, ये ड्रग जो है हमारे पास क्या काज कर सकते हैं, ये हमारे पास काज कर सकते हैं SIADH। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट सच एज नमूनिया, न्यूमोथोरैक्स, ब्रोंकोजेनिक ट्यूमर्स एंड पॉजिटिव और प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, काजेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी डायरेक्ट हमारे पास अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से या हाइपोथैलेमस से कोई मसला है तो हमारे पास सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होंगे, और किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो नेफ्रोजेनिक है, और अगर हमारे पास ADH बहुत ज़्यादा सिक्रीट हुआ क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई ट्यूमर की वजह से या कोई और मसले से तो फिर SIADH है, ठीक है। तो लाज ऑफ वेसोप्रेशन प्रोड्यूसिंग सेल काजिंग डिफिशिएंसी इन एंटी डायरेटिक हार्मोन synthesis or release deficiency in ADH resulting in inability to conserve water leading extreme polyuria or polydipsia। अगर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है तो डिप्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन रिलीज और इनएबिलिटी टू नेफ्रॉन टू रिस्पॉन्ड टू ADH काजिंग एक्सट्रीम पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। अगर इस है ये ADH है तो इनएप्रोप्रिएट रिलीज ऑफ ADH काजिंग डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया लीडिंग टू सेल्यूलर स्वेलिंग एंड वाटर रिटेंशन, ठीक है। फिर है साइन एंड सिम्टम्स की बात। तो हमारे पास है पॉलीयूरिया विद यूरिन आउटपुट ऑफ 5 to 15 लीटर डेली, हमारे पास 3 लीटर डेली जो है वो नॉर्मल है और ये 5 to 15 है क्योंकि ADH काम नहीं कर रहा। पॉलीडिप्सिया ज़रूर होंगी, पॉलीयूरिया भी होंगी, स्पेशली आर डिज़ायर आर फॉर कोल्ड फ्लूइड, मार्क डिहाइड्रेशन इज एविडेंस बाय ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राई स्किन एंड वेट लॉस लाजमी होगा, डिहाइड्रेशन हुआ है, एनोरेक्सिया एंड एपिगेस्ट्रिक पुलनेस, नॉक्टूरिया एंड रिलेटेड फटीग फ्रॉम इंटरप्टेड स्लीप इरिटेबिलिटी, सीजर एंड कोमा फ्रॉम सवियर हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया सवियर क्या है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर गया है, इसकी वजह से सोडियम की लेवल भी बाहर गया है, तो अंदर से हमारे पास क्या है, हाइपोनेट्रीमिया है, ठीक है। सेम एज फॉर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक की साइन सिम्टम बिल्कुल सेम होंगी। अगर SIADH की हम बात करेंगे तो अंदर हमारे पास फ्लूइड क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास वेट गेन होगी, एनोरेक्सिया भी होंगी, हेडेक होगी, नाजिया वोमिटिंग होगी, कन्फ्यूजन होगी, सीजर होगी, इरिटेबिलिटी होगी, हाइपोनेट्रीमिया होगी। यह हाइपोनेट्रीमिया क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास फ्लूइड बहुत ज़्यादा है और सोडियम की मकदार कम है, तो इसकी वजह से यह भी हाइपोनेट्रीमिया होगी। अब हम आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ अगर हम आएंगे तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट सबसे पहले अगर हम सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की अगर हम बात करेंगे तो हाई सीरम ऑस्मोलैरिटी यूजुअली अबाउट 300 मिली ऑस्मोलैरिटी पर kg ऑफ वाटर, तो ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि हमारे पास फ्लूइड जो है वो निकला है और बहुत कम फ्लूइड निकला है, बाकी रह गया है, तो इसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा हुआ है। लो यूरिन ऑस्मोलैरिटी यूजुअली 550 to 200 ऑस्मोल पर kg, और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी क्या होंगी, कम होंगी,
सीरम की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होंगी और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम होंगी। लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होंगी, ठीक है, 1.005 से कम होगी। इंक्रीज क्रिएटिनिन इन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल रिजल्टिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन की लेवल क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। पॉजिटिव रिस्पांस टू वाटर डिप्राइव टेस्ट हो, ये पॉजिटिव डिप्रीवेशन टेस्ट जो है ये पॉजिटिव होंगी। यूरिन आउटपुट डिक्रीज होंगे और स्पेसिफिक ग्रेविटी फिर क्या होंगे, इंक्रीज होंगी। और अगर नेफ्रोजीनिक है तो इसकी भी साइन सिम्टम्स सेम तकरीबन इसी तरह है। सेम इज़ फॉर सेंट्रल डायबिटीज एक्सेप्ट दैट प्लाज्मा वेसोप्रेसिन लेवल आर एलिवेटेड। ये एक चीज़ है उससे मुख्तलिफ है क्योंकि प्लाज्मा वेसोप्रेसिन लेवल क्या होंगे, एलिवेटेड होंगे। इन रिलेशन टू प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी एंड देयर इज़ नो रिस्पॉन्स टू एक्सोजीनियस वेसोप्रेसिन एडमिनिस्ट्रेशन डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑलरेडी आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। और अगर हम SIADH की बात करें तो लो सीरम ऑस्मोलैरिटी, हाई यूरिन ऑस्मोलैरिटी, लो सीरम सोडियम लेवल। सोडियम लेवल क्यों लो है, क्योंकि अंदर बॉडी की मकदार ज़्यादा है तो इसकी वजह से सोडियम लेवल हाई लो है। और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी क्यों हाई है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इसलिए हाई है कि बहुत कम यूरिन निकलता है तो इसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी उसकी ज़्यादा है, ठीक है। और सीरम की ऑस्मोलैरिटी कम क्यों है, क्योंकि अंदर जो है बहुत ज़्यादा वाटर है, इसकी वजह से इसमें ऑस्मोलैरिटी कम है, ठीक है। हाई यूरिन सोडियम लेवल यूजुअली ओवर 20 MEq/ml। और यूरिन में सोडियम की लेवल क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, ठीक है, क्योंकि बाहर नहीं निकल सकती वाटर की तरह के साथ। डिक्रीज क्रिएटिनिन BUN लेवल, क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल इसमें कम है और डायबिटिक इंसिपाइटिस में ज़्यादा है। नेगेटिव रिस्पांस टू डिप्रीवेशन टेस्ट, वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट नेगेटिव रिस्पांस देंगे और वो पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ हमारे पास बॉडी में फ्लूइड कम थी और यहाँ बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा है, ठीक है। यूरिन आउटपुट इंक्रीज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज, यूरिन आउटपुट ज़्यादा होंगी और स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होंगी इस टेस्ट में, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड है। और अगर यूरिन नेगेटिव तो आप मतलब है कि वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएंगी यूरिन की। अब है ट्रीटमेंट। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले है रिप्लेसमेंट वेसोप्रेसिन थेरेपी विद इंट्रानेजल और IV DDAVP। इसको डेस्मोप्रेसिन कहते हैं, ठीक है। ये हम IV देंगे या इंट्रानेजल देंगे, ठीक है। करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये बात ठीक है, ठीक। और अगर नेफ्रोजेनिक है तो थायराइड डायरेटिक टू डिप्लीट सोडियम एंड इंक्रीज रीनल वाटर रीअब्जॉर्प्शन, रिस्ट्रिक्ट ऑफ साल्ट एंड प्रोटीन इंटेक, ये आम सी बात है। और अगर SIADH है तो हमारे पास फ्लूइड निकालना है बॉडी से और इन्फ्यूजन 3 to 5% सोडियम क्लोराइड, मतलब है कि बहुत कम मकदार पे सोडियम वाले इन्फ्यूजन लगाना है ताकि और भी फ्लूइड जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। डायूरेटिक टू डिक्रीज़ वॉल्यूम, और डायूरेटिक देना है इलास्टिक्स वगैरह ताकि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ करे, ठीक है। डीमेक्लोसाइक्लिन टू रिवर्स हाइपर ऑस्मोलैरिटी, और ये भी हम डेमेक्लोसाइक्लिन देंगे ताकि हाइपर ऑस्मोलैरिटी क्या है रिवर्स करे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास क्या, ये थी हमारे पास 2 डिजीज़, डायबिटीज इंसिपाइटिस और SIADH। अब हम पढ़ेंगे डायबिटीज मेलिटस।